आवाज जा रही है हमारी? अगर बच्चों को आवाज जा रही है तो वो हमें कमेंट कर देंगे। क्लास ओपन हो चुकी है, हमारी आवाज अगर जा रही है तो आप लोग कमेंट कर दें। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास जो हमारा है ये मनी का आज हम लोग देखेंगे। ये जो टॉपिक है क्लास 12 के बच्चों के लिए भी है और बीकॉम के बच्चों के लिए भी है। तो सारे बच्चे इस क्लास को सही से देखने और समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक से आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बार्टर सिस्टम, जिसको हिंदी में हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ये बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो होती है इसके बारे में हम लोग कहते हैं कि बार्टर सिस्टम इज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो बार्टर सिस्टम के बारे में कहते हैं कि बार्टर सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जिसमें बिना मनी का यूज किए हुए हम लोग गुड्स का ट्रांजैक्शन जो है किसी अनदर गुड्स के साथ करते हैं। तो इस प्रकार की जो सिस्टम होती है उसी सिस्टम को हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। जैसे बार्टर सिस्टम का यूज उस टाइम किया जाता था जब हम लोगों के यहां मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था। तो जिस समय मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था उस समय हम लोग क्या करते थे? बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। तो बार्टर सिस्टम के टाइम में एक पर्सन किसी अनदर पर्सन के साथ किसी गुड्स का ट्रांजैक्शन किसी गुड्स के साथ किया जाता था। तो वो जो सिस्टम होती थी उसी सिस्टम को हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, जिस भी बच्चों को किसी भी प्रकार के डाउट्स अगर हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो वो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि आपको कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि आप जो हैं फेस टू फेस क्लास नहीं कर रहे हैं। हम लोग यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन क्लास कर तो रहे हैं, लेकिन हम लोगों का क्लास इस प्रकार से होना चाहिए कि लगे कि हम लोग फेस टू फेस क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार के डाउट्स टॉपिक से रिलेटेड कोई भी हो तो आप लोग कमेंट करेंगे। और कमेंट कोई भी बच्चे अननेसेसरी कमेंट ना करेंगे, क्योंकि अननेसेसरी कमेंट करने के बाद क्या होता है, सारे कमेंट को हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो कमेंट को इग्नोर करना होता है। ठीक है, तो जो भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो आप वहां पे कमेंट जरूर करें। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो बार्टर सिस्टम है, ये बार्टर सिस्टम को, ठीक है, ये बार्टर सिस्टम जो है, इस बार्टर सिस्टम के लिए हम लोगों को कौन कौन से नेसेसरी कंडीशंस होनी चाहिए। क्योंकि जो नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन कहने का मतलब वो ऐसी कौन कौन से शर्तें हैं जो कंडीशन में बार्टर सिस्टम का यूज किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा है लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स। लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स का मीनिंग यहां पर यह हुआ कि बार्टर सिस्टम
तब हम लोग करते हैं जब हमारी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। यानी हमारी रिक्वायरमेंट बस इतनी ही है कि हम लोग खाना पीना खा ले, पेट भर ले और जहां पे हैं वहीं पे पड़े रहें। जब हमारी रिक्वायरमेंट्स जो होंगे, हमारी जो कह सकते हो वांट्स जो होंगे, हमारी जो जरूरत होंगे वो बहुत कम होंगे। तो लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स होने के कंडीशन में हम लोग बार्टर सिस्टम का यूज कर सकते हैं। तो पहले के समय में ऐसे भी लोगों का जो रिक्वायरमेंट्स होता था वो बस क्या होता था, रोटी कपड़ा और मकान ही हुआ करता था। आज के टाइम में हम लोगों के लिए जो है हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इन सभी चीजों के इंपॉर्टेंस बढ़ गए हैं, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी इसमें नेसेसरी कंडीशन हुआ करता था लिमिटेड एक्सचेंज एरिया। लिमिटेड एक्सचेंज एरिया का मतलब हुआ कि सीमित जो हमारा एरिया है, क्षेत्र है, वहां पे। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, जो भी बच्चे अभी हमारे क्लास में जुड़े हुए हैं सभी बच्चे कॉपी नोटबुक वगैरह निकाल के रखेंगे और जो भी पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं उसको आप लोग क्या करते चलेंगे, लिखते चलेंगे। यानी कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डाउट्स भी पूछें और प्लस जो पढ़ते जा रहे हैं वो आप लिखें भी, क्योंकि हो सकता है कि बाद में आपको यह वीडियो अवेलेबल ना हो। ठीक है, ये वीडियो में भी अपडेट ना किया जा सके, तो उस कंडीशन में आपके पास नोट बना होगा तो आप पढ़ सकेंगे। तो सभी बच्चे अपने सामने नोटबुक जरूर रखें और सारी चीजों को नोट्स करते चलेंगे। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेड एक्सचेंज एरिया। यानी बार्टर सिस्टम में, बार्टर सिस्टम का जो यूज हम लोग करते हैं वो एक लिमिटेड एरिया तक क्या होता है, फिक्स होता है, जहां के लिमिटेड एरिया तक हम लोग क्या कर सकते हैं, बार्टर सिस्टम का यूज कर सकते हैं। यानी अगर बड़ा एरिया, तो बड़ा एरिया में बार्टर सिस्टम का यूज कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तीसरा, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी। अगर मान लीजिए इकोनॉमिक रूप से, अगर हमारा इकोनॉमिक रूप से हमारी जो सोसाइटी, हमारी जो समाज है, अगर वो बैकवर्ड है यानी पिछड़ा है, तो उस कंडीशन में भी बार्टर सिस्टम चल सकता था। क्योंकि आज के भी टाइम में आप देख लो, जो बैकवर्ड सोसाइटी है वहां पे मनी में क्या होते हैं कि जो अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं, यानी रुपये को काउंटिंग करने में, रुपयों को जमा करने में, रुपयों को विड्रॉल करने में, तो उन्हें बहुत परेशानी होने लगती है। तो बैकवर्ड जो सोसाइटी है, तो बैकवर्ड सोसाइटी में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इकोनॉमिकली रूप से जो बैकवर्ड सोसाइटी है वहां पे हम लोग बार्टर सिस्टम का यूज आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है लैक ऑफ मनी। लैक ऑफ मनी यानी इस बार्टर सिस्टम का यूज तब हम लोग किया करते थे जब हमारे पास मनी की क्या थी, कमी थी, यानी जब मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था। तो जब मनी का इवोल्यूशन ही नहीं हुआ था तो उस समय हम लोग इन बार्टर सिस्टम का यूज कर सकते थे। नेक्स्ट, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। यानी क्या होता था कि बार्टर सिस्टम में जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होती थी उसकी थोड़ी कमी थी। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के पास बहुत सारे फोर व्हीलर्स हो गए हैं, ट्रेन हैं, या फिर कह सकते हो कि एरोप्लेन है, तो हवाई जहाज है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कह सकते हो कि किसी भी कम्युनिटीज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज जो आज के टाइम में प्रोवाइड किए जा चुके हैं, वो पहले के टाइम में क्या थे, प्रोवाइड किए हुए नहीं थे। तो उस टाइम क्या होते थे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के कमी होने के कारण भी लोग क्या होते थे, एक लिमिटेड एरिया में रहते थे और वहां पे बार्टर सिस्टम का यूज करके अपने दिनचर्या को पूरा कर लिया करते थे। तो ये सभी जो पॉइंट्स हम लोग देखे हैं ये कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं, जिस नेसेसरी कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, तो फुलफिल करते हैं। बिल्कुल प्रेम कुमार, हम जो भी पॉइंट्स है उसको बिल्कुल हिंदी में भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग लिखते चलेंगे। नेसेसरी कंडीशन का मतलब हुआ आवश्यक शर्तें। तो आवश्यक शर्तें में हम लोग 5 पॉइंट देखे। पहला हमारा था लिमिटेड रिक्वायरमेंट, यानी हमारी जब जरूरत सीमित हो। दूसरा था जब हमारा क्षेत्र सीमित हो। तीसरा था कि जब हमारा समाज जो है वो बैकवर्ड हो यानी पिछड़ा हो। फोर्थ पॉइंट हमारा था लेक ऑफ मनी, यानी जब मुद्रा की कमी हो। और पांचवा हमारा था जब हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी यातायात की जो साधन है उसकी कमी है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आखिर ये जो बार्टर सिस्टम का यूज हम लोग कर रहे थे, तो इस बार्टर सिस्टम में ऐसी कौन कौन सी डिफिकल्टीज आ गई।
ऐसी कौन कौन सी कठिनाई आ गई जो कठिनाई हमें वाटर सिस्टम में फील होने लग गया या कह सकते हैं कि महसूस होने लगा। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस का मतलब ये हुआ कि वाटर सिस्टम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी वो थी दोहरे संयोग का अभाव। यानी जिस समय वाटर सिस्टम का यूज हम लोग करते थे तो क्या होता था, जैसे मान लो कि हमारे पास गेहूं है, ठीक है, और हमको चावल चाहिए, ठीक है, तो अब क्या होता था, हमें कोई ऐसे पर्सन को खोजना पड़ता था जो हमें चावल दे सके और हमारे पास जो गेहूं है उसके चावल के बदले में हम उसे गेहूं दे सके। तो क्या होता था, बहुत सारा ऐसा आदमी हमें मिल जाता था उस टाइम भी जो मान लो मेरे व्हीट को लेने के लिए तैयार है लेकिन बदले में राइस नहीं देना चाहता है, राइस के प्लेस पर उसको शुगर देना है। तो इस कंडीशन में क्या होता था कि हमें ऐसे पर्सन को ढूंढना होता था जो हमारे वांट्स को फुलफिल करे और हम उसके वांट्स को फुलफिल करें। तो इसी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस, यानी एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से वैसे पर्सन को खोजना जो हमारे वांट्स को पूरा करे और हम उसके वांट्स को पूरा कर सके। तो इसी को हम लोग कहते हैं लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। हिंदी में इसको कहते हैं दोहरे संयोग का अभाव। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट हम लोगों के सामने है डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू का प्रॉब्लम जो है, यानी स्टोर का मतलब क्या हुआ, जमा करना। यानी जो हमारे पास आज के टाइम में मनी को जिस प्रकार से आप जमा करके रख लेते हो, स्टोर करके रख लेते हो, तो उस टाइम क्या होता था, जिस समय हम लोग मनी का यूज नहीं करते थे, यानी जिसमें बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, उस समय हमें किसी भी कमोडिटीज की जो वैल्यू है, यानी किसी भी कमोडिटीज को स्टोर करके रख पाना संभव नहीं था। कारण ये था कि उस समय यानी गुड्स जो होते हैं वो मैक्सिमम गुड्स क्या होते हैं, नॉन ड्यूरेबल नेचर के होते हैं, गैर टिकाऊ वस्तु होते हैं। जितने भी वस्तुएं होते हैं, ठीक है, जितनी भी वस्तुएं होते हैं तो जितनी भी वस्तुएं होते हैं उन वस्तुओं को क्या करना होता है कि हम लोगों को डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि गुड्स जो हमारे होते हैं वो मैक्सिमम गुड्स क्या होते हैं, नॉन ड्यूरेबल नेचर के होते हैं। तो नॉन ड्यूरेबल नेचर होने के कारण क्या होते हैं, नॉन ड्यूरेबल नेचर होने के कारण क्या होते हैं कि मैक्सिमम वस्तुओं को आप लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके नहीं रख पाते हो, लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके उसको नहीं रखा जा सकता है। अब जैसे मान लो कि तुम वेजिटेबल या फ्रूट्स का प्रोडक्शन किए हो, तो वेजिटेबल और फ्रूट्स का आप प्रोडक्शन करने के बाद उसे कितना दिन तक कोल्ड स्टोरेज में भी अगर रखोगे तो कितना दिन तक रखोगे, लॉन्ग टाइम तक उसे नहीं रखा जा सकता। अगर लॉन्ग टाइम तक भी अगर आप रखते हो, अगर लॉन्ग टाइम तक भी अगर आप रखते हो तो क्या होगा, उस कंडीशन में वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। लेकिन मनी के आने के बाद क्या है, मनी के वैल्यू को हम लोग स्टोर करके बैंक में रख लेते हैं और उसी का आज के टाइम में आप एग्जाम्पल देखो कि कोविड के कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं कि उस डिपॉजिट किए गए जो वैल्यू हैं उसको हम लोग विड्रॉ करके और उससे आज हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, या अपने वांट्स को फुलफिल कर रहे हैं। तीसरा हमारा जो डिफिकल्टीज आया वो आया लेक ऑफ कॉमन एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू। ये तीसरी जो प्रॉब्लम है लेक ऑफ कॉमन एक्सेप्टेबल, ठीक है, लेक ऑफ कॉमन एक्सेप्टेबल, इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं सर्वमान मूल्य मापक का अभाव। जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहेंगे वो लिखते भी चलेंगे। इसको हिंदी में, ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सर्वमान मूल्य मापक का अभाव। तो यहां पर क्या है, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि लेक ऑफ कॉमन एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब ये हुआ, रुस्तम हिंदी में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है उस सारे पॉइंट्स को आप लिखते भी चलेंगे क्योंकि सारे पॉइंट्स को हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलते जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे हिंदी वाले हैं या हिंदी में लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं, और अगर अभी भी उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हिंदी में आपको जो है पीडीएफ हम जो है व्हाट्सएप से ये प्रोवाइड कर देंगे। तो तीसरा पॉइंट है लेक ऑफ कॉमन एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू का सेंस ये हुआ कि पहले के टाइम में क्या होता था
कि जितने भी कमोडिटीज होते थे, सभी कमोडिटीज के जो वैल्यू होते थे उनको इक्वल माना जाता था। जैसे आज मनी के आने के बाद क्या है कि हर कमोडिटीज का जो वैल्यू है, ठीक है, हर कमोडिटीज की जो वैल्यू है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हर कमोडिटीज की जो वैल्यू होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, हर कमोडिटीज के वैल्यू क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब गोल्ड का वैल्यू कुछ और है, डायमंड का वैल्यू कुछ और है, ठीक है, लेकिन सिल्वर का वैल्यू कुछ और है। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था कि हर कमोडिटीज की जो वैल्यू होती थी ना उसको इक्वल मानते थे। अगर मान लो कि आपके पास एक काव है, ठीक है, और मान लो मेरे पास एक डॉग है। आवाज क्लियर जाएगा? आज बारिश के मौसम की वजह से कुछ नेट इशू सभी जगह होंगे, इसी वजह से आवाज क्लियर नहीं जा रहा होगा या फिर आवाज फंस रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि जैसे कि मान लेते हैं अगर आपके पास एक काव है और अगर हमारे पास एक डॉग है, अगर हम काव का डॉग के साथ यदि एक्सचेंज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता था कि अगर हम आपको एक डॉग दे रहे हैं तो बदले में एक काव लेते थे। यानी डॉग की जो वैल्यू होती है और काव की जो वैल्यू होती है उसे इक्वल माना जाता था। इसी को कहा जाता है कॉमन एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू। यानी जितने भी कमोडिटीज हैं वो सभी कमोडिटीज की वैल्यू को क्या माना जाता था, कॉमन माना जाता था। ठीक है, वो सभी कमोडिटीज के वैल्यू को क्या मानी जाती थी, कॉमन मानी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों का है वो है डिफिकल्टी ऑफ डिविजिबिलिटी इन कमोडिटीज। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, डिफिकल्टी ऑफ डिविजिबिलिटी इन कमोडिटीज। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं वस्तु विभाजन में कठिनाई। वस्तु विभाजन में कठिनाई का मतलब ये हुआ कि पहले के टाइम में अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक बोरा व्हीट है यानी गेहूं है और हम चाहते हैं कि उससे कुछ चावल भी हमको लेना है और कुछ दाल भी हमको लेना है, कुछ सब्जी भी हमें लेना है, तो क्या होता था, आप या तो चावल का ही ट्रांजैक्शन एक बोरे के साथ आप कर सकते थे क्योंकि आपके पास जो है एक बोरा व्हीट है और आपकी इच्छा है कि उससे हम राइस भी लें और आपकी इच्छा है कि उससे दाल भी आप खरीदें। तो या तो आप राइस के साथ उसका एक्सचेंज कर सकते थे या आप उसका दाल के साथ एक्सचेंज कर सकते थे। लेकिन आज मनी के आने के बाद क्या है, अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, अगर आप 100 रुपीज़ में चाहते हो हम चावल भी लें, दाल भी लें, सब्जी भी लें, तो हर कमोडिटीज पे आप क्या कर सकते हो, अपने अमाउंट की डिविजिबिलिटी कर सकते हो, यानी उसकी बंटवारा कर सकते हो। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो ये चौथी हमारी डिफिकल्टी जो है बार्टर सिस्टम का होता था, डिफिकल्टी ऑफ डिविजिबिलिटी इन कमोडिटीज। पांचवा जो हमारा प्रॉब्लम है वो है लेक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। लेक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का सेंस ये हुआ कि पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम के टाइम बार्टर सिस्टम के टाइम क्या होते थे कि बार्टर सिस्टम के टाइम में ये होता था कि कोई भी कमोडिटीज की जो वैल्यू होती थी ना, वो कमोडिटीज के वैल्यू को वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है ना वो ट्रांसफर कर पाना थोड़ी मुश्किल होती थी। क्योंकि जैसे मान लो कि अगर आपके पास, ठीक है, अगर मान लो आप बिहार में रहते हो और अगर आपके यहाँ मैंगो का प्रोडक्शन हुआ, अगर आप चाहते हो कि आपका भाई एक चेन्नई में रहता है, आप उसको चेन्नई भेजना चाहते हो, तो क्या होता था कि उस आम के बोरे को आप चेन्नई ट्रांसफर कर पाना थोड़ी मुश्किल होती थी। वो ट्रांसफर तो उस समय भी किया जाता था, लेकिन अभी जस्ट हम लोग देखें कि ट्रांसपोर्टेशन की कहीं ना कहीं थोड़ी कमी होने के कारण हम सभी कमोडिटीज को क्या कर पाते थे, ट्रांसफर नहीं कर पाते थे। आज देखो मनी, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से जुड़े हुए हो और आज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर जुड़े होने के बाद भी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर जुड़े होने के बाद भी आपने इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए क्या किया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। यानी ऑनलाइन, क्या हमारी आवाज नहीं जा रही है? सारे बच्चे बताएंगे हमारी आवाज नहीं जा रही है क्या?
ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, आवाज निश्चित रूप से जाएगी, आप लोग थोड़ा सा देखें। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे लेक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में कि आज जैसे मनी के आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेस से अनदर प्लेस पर किसी भी कमोडिटीज यानी कि मनी को जिस प्रकार से हम लोग इजी वे में ट्रांसफर कर देते घर बैठे ही, ठीक वैसे ही पहले के समय में बार्टर सिस्टम के टाइम में हम लोग कमोडिटीज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर नहीं कर पाते थे। ये भी बार्टर सिस्टम की एक बहुत बड़े डिफिकल्टीज थे। ठीक है, यह भी बार्टर सिस्टम के एक बहुत बड़े डिफिकल्टीज थे। नेक्स्ट जो हमारा डिफिकल्टीज है वो है लेक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लेक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है, कौन सा पॉइंट है, लेक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखिए लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भावी भुगतानों का अभाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12 वाले बच्चों से ये 2 मार्क्स में अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, ये अक्सर जो है ठीक है, तो क्लास 12 वाले बच्चों को अक्सर ये जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जिसको कि हिंदी में हम लोग भावी भुगतानों का अभाव भी कहते हैं। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है, डेफर्ड का मीनिंग सिंपल सा समझना है, फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, डेफर्ड का मीनिंग सिंपल आपको क्या समझना, फ्यूचर पेमेंट, यानी जिस का पेमेंट प्रेजेंट में आप ना करके फ्यूचर में जिस चीजों का पेमेंट हम लोग करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं डेफर्ड पेमेंट, यानी हिंदी में उसको हम लोग कहते हैं भावी भुगतान। तो लेक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड, जैसे कि आज मान लो कि अगर आपको मनी की जरूरत है तो आप लोग क्या करते हो कि हम लोग अपने मित्रों से क्या करते हैं, किसी से भी अमाउंट जरूरत के टाइम ले लेते हैं और बाद में उसका पेमेंट कर देते हैं। क्योंकि हम लोग आपस में जो लेते हैं, हम लोग जो हम लोग जो किसी से मान लो कि लोन लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लोन का पेमेंट करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, बहुत आसान होता है, उसका हम लोग क्या कर पाते हैं, पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो डेफर्ड पेमेंट है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि डेफर्ड पेमेंट जिसको हम लोग भावी भुगतान कहते हैं, तो इसमें हम क्या बताएं कि जिस चीज़ों का पेमेंट प्रेजेंट में ना कर कर हम फ्यूचर में पेमेंट करते हैं उसी को हम लोग डेफर्ड पेमेंट कहते हैं। तो जिस प्रकार मनी के आने के बाद क्या होता है कि हम लोग किसी भी पर्सन से क्या करते हैं, मनी ले लेते हैं और उसका पेमेंट हम लोग बाद में कर देते हैं। लेकिन जिसमें बार्टर सिस्टम होता था, जिसमें कमोडिटीज का ट्रांजेक्शन अनदर कमोडिटीज के साथ हम लोग किया करते थे, उस समय क्या होता था, किसी भी पर्सन के साथ, ठीक है, किसी भी पर्सन के साथ अगर मान लो तुम कोई कमोडिटीज लेते हो और कहते हो कि उसका फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे, तो मान लो हो सकता है फ्यूचर में जब आप पेमेंट करने जाओगे तो सामने वाला पर्सन कह सकता है कि यह मेरी कमोडिटीज नहीं है, जैसी कमोडिटीज हमने दिया था वैसा कमोडिटीज हमको वापस करो। तो उस कंडीशन में आप उसको वैसे कमोडिटीज नहीं दे सकते हो। तो इसको हम लोग क्या
क्या कहते हैं, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हम लोग कहते हैं। अब ये जो बार्टर सिस्टम के अंदर इतने सारे, ठीक है, बार्टर सिस्टम के अंदर इतने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, तो इस प्रॉब्लम्स को झेलना बहुत ही मुश्किल हो गया। अब इस सिचुएशन में हमारे पास एक ऑप्शन आया कि इन बार्टर सिस्टम को दूर किया जाए। तो बार्टर सिस्टम को दूर करने के बाद एक ऐसी कमोडिटीज को बनाने की कोशिश की गई जो बार्टर सिस्टम के इन सभी डिफिकल्टीज को दूर कर दिए। तो अब उन बार्टर सिस्टम के सभी डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए, ठीक है, बार्टर सिस्टम के अंदर जितनी भी डिफिकल्टीज थे उन सभी डिफिकल्टीजों को दूर करने के लिए हमने एक ऐसे कमोडिटीज को बनाया जिससे बार्टर सिस्टम के अंदर जितने भी डिफिकल्टीज थे वो सभी डिफिकल्टीज दूर हो जाएं, ठीक है। तो उन सभी डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए एक ऐसी कमोडिटीज बनाई गई जिसका नाम क्या हो गया, मनी हो गया। अब देखते हैं कि सबसे पहले कि मनी का ओरिजिन कैसे हुआ। मनी के ओरिजिन हुए तो कैसे हुए, यानी मनी का ओरिजिन कहने का मतलब मनी का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले हमको समझना होगा कि मनी का निर्माण आखिर हुआ कैसे। तो मनी के निर्माण होने के बेसिकली दो बेस, एक सडन बर्थ थ्योरी ऑफ मनी जिसको कि हिंदी में हम लोग कह सकते हैं मुद्रा का आकस्मिक जन्म, और दूसरा इसके ओरिजिन का बेस आप कह सकते हैं करेंसी रिक्वायरमेंट थ्योरी जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं मुद्रा का आवश्यकता अनुसंधान। यानी मनी का जो ओरिजिन हुआ है, यानी मनी की जो ओरिजिन बोलिए या इवोल्यूशन बोलिए, इसकी जो शुरुआत है उसके शुरुआत में मनी के बारे में हम लोग ऐसा ही कह सकते हैं, या तो मुद्रा का आकस्मिक रूप से जन्म हो गया, यानी हम लोग बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए एक ऐसी कमोडिटीज को खोज रहे थे और वो संयोग बस ही अटेंडम जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, सडनली जिसको हम लोग कहते हैं, एक ऐसी कमोडिटीज का मिल जाना जो हमारे बार्टर सिस्टम के सभी डिफिकल्टीज को क्या कर दिया, दूर कर दिया। या तो इसको एक सडन बर्थ थ्योरी आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि करेंसी रिक्वायरमेंट था, यानी करेंसी रिक्वायरमेंट का मतलब मुद्रा की आवश्यकता ही कुछ ऐसी थी, मुद्रा की आवश्यकता ही कुछ ऐसा था जो मनी को इवलेट कर दिया, यानी मनी को जन्म दे दिया। और मनी के जब जन्म हो गए तो मनी का फिर इस प्रकार से क्या हो गया, डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले जब मनी का इवोल्यूशन हुआ तो मनी के इवोल्यूशन होने पर सबसे पहली जो मनी बनी थी वो कमोडिटीज मनी थी। पहले जो मनी की जो शुरुआत हुई थी वो उस समय कमोडिटीज मनी होती थी, यानी हम लोग मुद्रा के रूप में एक कमोडिटीज का ही यूज करते थे। जैसे कोई सामान हमको खरीदना है तो बदले में मान लो कोई कमोडिटीज हमारे पास है, जैसे कमोडिटीज कहने का मतलब हमारे पास बैल है, बकरी है, ठीक है, इस प्रकार की जो कमोडिटीज हुआ करते थे ना वो कमोडिटीज ही बदले में हम लोग देकर ट्रांजेक्शन कर लिया करते थे। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कमोडिटीज मनी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कमोडिटीज मनी। आप लोग नाम सुने भी होंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दे दिया जाता था, या पेस्ट्रोल स्टेज का, जैसे जब हंटिंग स्टेज का यूज कर दिया जाता था, जैसे कि अफ्रीका जैसे देशों में अगर आप जानेंगे तो वहां पर जो है अफ्रीका में मनी के रूप में जो है ना गॉट यानी बकरी का यूज किया जाता था। यानी जो जो एनिमल्स होते थे, जो पशु होते थे ना, उनका बेसिकली कमोडिटीज के रूप में अक्सर ज्यादा यूज किया जाता था। जैसे पशु के खाल होते थे, या उनके हड्डी होते थे, या उनके बाल होते थे, तो ऐसे जो चीज होते थे ना उसका बेसिकली यूज किए जाते थे। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कमोडिटीज मनी कहते हैं, ठीक है। फिर कमोडिटीज मनी के बाद हम लोग मनी के डेवलपमेंट में आगे जब बढ़े तो हम लोग मेटेलिक मनी बनाए। मेटेलिक का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं, मेटेलिक का मतलब धातु मुद्रा, ठीक है, मेटेलिक का मतलब धातु मुद्रा। यानी उसके बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ कि मनी की जब हम लोग शुरुआत किए तो क्या हुआ कि जो हमारे पास डायमंड था, गोल्ड था, सिल्वर था, इस प्रकार की जो मेटल थे उन मेटल का मनी के रूप में हम लोग यूज करना शुरू कर दिए। और मेटेलिक मनी, इस प्रकार से मेटेलिक मनी का भी डेवलपमेंट हुआ। अब हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे कि मेटेलिक मनी
आखिर चल रहा था, तो मेटेलिक मनी में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आई जो मेटेलिक मनी को हम लोग को बंद करना पड़ा, ये सब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट देख रहे हैं कि किस प्रकार से मनी की डेवलपमेंट हुई है। फिर तीसरा पॉइंट आ गया कि पेपर मनी, यानी पेपर मनी का मतलब ये हुआ कि जब मेटेलिक की कमी हुई, यानी मेटल की कमी हो गई, डायमंड्स, सिल्वर, गोल्ड की कमी होने लग गई, तब हम लोग पेपर मनी का यूज करना शुरू कर दिए। इस प्रकार से हमारा कमोडिटीज मनी हो, मेटेलिक मनी हो या पेपर मनी का हम लोग यूज करना शुरू कर दिए। अब आते हैं बात मनी पे कि मनी होता क्या है। ठीक है, मनी क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट में मनी के बारे में आप लोग जान जाएं कि मनी जो है एक इंग्लिश कन्वर्सेशन किया गया वर्ड है। एक्चुअली में मनी जो है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया और लैटिन लैंग्वेज में उसको मोनेटा बोला जाता था। मोनेटा बहुत परफेक्ट चीज आपको बताया जा रहा है जो अभी तक आप लोग निश्चित रूप से नहीं जानते होंगे या किसी बुक में आपको देखने के लिए नहीं मिला होगा, तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो मनी को लैटिन लैंग्वेज में क्या बोला जाता था, मोनेटा बोला जाता था। ठीक है, मोनेटा, जिस मोनेटा का मतलब होता था गॉडेस जूनो। मोनेटा का मतलब होता था गॉडेस जूनो। क्या होता है गॉडेस जूनो, अभी हम बात करेंगे। गॉडेस जूनो को जो है ना क्वीन ऑफ हेवन भी बोला जाता था। गॉडेस जूनो जो है ना उसको क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ हेवन। इसको हिंदी में हम लोग कहते थे, ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वर्ग की रानी। ये जो रोम में रहने वाले जो पर्सन थे ना, जिनको रोम में रहने वाले पर्सन को जिनको कि हम रोमन कहते हैं, तो रोम में रहने वाले जो पर्सन थे ना, इस मनी का जो इवोल्यूशन हुआ ना, ये एक्चुअली रोमन कंट्री से हुआ है, रोम कंट्री से हुआ है, जिसका कि एट अ टाइम अभी हम लोग उस कंट्री का नाम इटली के नाम से जानते हैं। तो ये मनी वर्ड का यूज जो है ना, इसको बनाने वाला कौन था, तो इटली के कंट्री में बनाया गया था और उसको लैटिन लैंग्वेज में मोनेटा हम लोग कहते थे, जिसको हम लोग वहाँ के लोग जो है ना, इसको क्या बोला जाता था, गॉडेस जूनो। गॉडेस जूनो का मतलब हुआ क्या, वहाँ पे जो एक मंदिर था, ठीक है, एक क्या था, मंदिर था, और उस मंदिर में जो भगवान की मूर्ति थी उसको देवी जूनो के नाम से जाना जाता था, देवी जूनो, जिसको हम लोग गॉडेस जूनो इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो उसी को वहां पे वहां के जो लोग थे वो उसको हम लोग क्या कहते थे, स्वर्ग की रानी भी कहा करते थे। स्वर्ग की रानी कहकर उसको हम लोग क्या करते थे, संबोधित करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चीज हुई कि मनी जो है वो लैटिन लैंग्वेज मोनेटा से बना है, जो कहाँ पे इस वर्ड का इनोवेशन किया गया था, तो रोम में। और रोम के लोग जो थे इस मोनेटा को क्या बोलते थे, क्वीन ऑफ हेवन के नाम से बोला करते थे। अब हम लोग मनी की डिस्क्रिप्शन की बात अगर करें, तो मनी की जो डिस्क्राइब हम किए वो टू टाइप्स में किया गया है। पहला जो है वो बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव के बेसिस पे, और दूसरा जो है बेसिस ऑफ नेचर के बेसिस पे। मनी को दो ढंग से, मनी की जो डिफिनीशन है ना उसको दो ढंग से डिवाइड करने की कोशिश की गई है या किया गया है। सबसे पहला बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब हुआ कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब हुआ विस्तार के आधार पे। ठीक है, विस्तार के आधार पर इसको तीन भाग में बांटा गया है, यानी इसमें तीन तरह से डिफिनीशन को बताया गया है। एक विस्तृत रूप से डिफिनीशन को बताया गया, डिस्क्रिप्टिव वे में बताया गया। डिस्क्रिप्टिव का मतलब लंबे चौड़े शब्दों में बताने की कोशिश किया गया है, और यह लंबे चौड़े रूप में जो डिफिनीशन को बताने का कोशिश किए थे वो कौन किए थे, तो उस इकोनॉमिस्ट का नाम था हर्टले विदर्स। हर्टले विदर्स के द्वारा जो है डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन देने की कोशिश की गई थी। दूसरा है नैरो डिफिनीशन। नैरो डिफिनीशन का मतलब यह हुआ संकुचित, नैरो को हिंदी में कहते हैं संकुचित, यानी छोटे रूप से डिफिनीशन को डिफाइन करने की कोशिश जो है रॉबर्टसन के द्वारा किया गया। आप लोग इन सभी इकोनॉमिक्स का नाम इकोनॉमिक्स में आप हमेशा पढ़ोगे रॉबर्टसन। इन्होंने नैरो डिफिनीशन देने का इकोनॉमिक्स यानी कि मनी में नैरो डिफिनीशन देने का कोशिश उन्होंने किया है। कोई भी बच्चे बोर ना हो, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये बेसिक चीज है जो आप लोग मनी कई कितनी बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन इन सभी चीजों की जानकारी आपको नहीं होगी। इसीलिए हम निश्चित रूप से सभी चीजों को बेसिक पॉइंट से उठाकर अपर लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
और तीसरा एक रीजनेबल डिफिनीशन दिया गया है। रीजनेबल डिफिनीशन जो है प्रोफेसर ईले और प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया है। ये जो हमारा डिफिनीशन जो 3 टाइप्स में दिया गया, ये डिस्क्रिप्टिव के बेसिस पे दिया गया है। दूसरा जो है हमारा बेसिस ऑफ नेचर। बेसिस ऑफ नेचर के बेस पर भी डिफिनीशन जो है वो 3 तरह के हैं। एक लीगल डिफिनीशन दिया गया है। लीगल जब हम लोग कहते हैं तो लीगल का सेंस क्या हुआ? स्टेट थ्योरी ऑफ मनी, यानी स्टेट थ्योरी ऑफ मनी का मतलब हुआ जो राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जिसको मनी माना जाएगा, तो उसको लीगल डिफिनीशन। ये लीगल डिफिनीशन जो है वो थॉमस के द्वारा दिया गया। ये थॉमस जो है ये प्रोफेसर का नाम है या इकोनॉमिस्ट का कह सकते हो कि नाम है, प्रोफेसर थॉमस। दूसरा इसमें भी डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन दिए हैं जिनका नाम था नैप। प्रोफेसर नैप के द्वारा जो है यहां पर डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन नेचर के आधार पर देने की कोशिश की गई है। और तीसरा जो है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी डिफिनीशन जो है वो प्रोफेसर किन्स के द्वारा दिया गया। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब आप क्लास 12 स्टैंडर्ड तक के बच्चे होते हैं तो आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि भाई कौन से जो डिफिनीशन है वो किन के द्वारा दिया गया है। और अगर बीकॉम स्टैंडर्ड पे जब आप लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मनी को पूरी तरह से डिस्क्राइब दोनों बेसिस पे करने होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मनी के जो डिफिनीशन को डिस्क्राइब किया गया वो 2 बेसिस पे किया गया, एक डिस्क्रिप्टिव के बेस पर और एक नेचर के बेस पर। डिस्क्रिप्टिव के भी बेसिस पे 3 टाइप्स में और नेचर के भी बेसिस पे 3 टाइप्स में आपको डिफाइन किया गया है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से आप लोग लिखते भी चलेंगे। अब हम लोग आते हैं मनी के डिफिनीशन पे, यानी मुद्रा की परिभाषा पे। तो देखिए मुद्रा की जो परिभाषा है यानी मनी की जो डिफिनीशन है, आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे कुछ 2-3 डिफिनीशन को लेकर आपको बताने की कोशिश किया है। सबसे पहला जो मनी की डिफिनीशन यहाँ पर आपको दिख रही है वो है anything which is declared by state as money becomes money। यानी मनी आप उसको मान सकते हो, मनी आप उसको कह सकते हो जिसको उस देश के केंद्र सरकार ने या कह सकते हो फिनांस मिनिस्टर के द्वारा जिसको मनी का रूप दिया गया है। यानी जो मनी, ठीक है, जो मनी हमारा कानून के तरफ से लीगल रूप से क्या है इशू किए गए हैं, ठीक है, उसको आप क्या कहोगे? मनी कहोगे। यानी जो हमारा भारत सरकार के द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जिस मनी को इशू किए जाते हैं आप उसको मनी कहोगे। या आप कह सकते हो कि मनी इज वन थिंग दैट पोजेसेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मनी हर वो कमोडिटीज कहलाएगी जिसको जनरली हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कोई भी मनी के रूप में हम आपको दिए, आप एक्सेप्ट कर लियो, आप किसी और को दिए हो उसको भी सामने वाला ने एक्सेप्ट कर लिया। तो मनी वह भी हर कमोडिटीज कहलाएगी जिसको जनरली रूप से यानी इजी रूप से हर कोई क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। जो हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा वो भी हमारा क्या कहलाएगा? मनी कहलाएगा। वो भी हमारा क्या कहलाएगा? मनी कहलाएगा। ठीक है। अब हमारा तीसरा पॉइंट जो है ये खास करके क्लास 12 वाले बच्चों को हमेशा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी क्या है? मनी वह है जो मनी का काम करता है। यानी जहां पे मनी की जरूरत है और वह कोई भी कमोडिटी जो मनी के बदले में वर्क के रूप में काम आप कर लेते हो उसको हम लोग मनी कहते हैं। ठीक है। और ये मनी इज व्हाट मनी डज जो है ये किनके द्वारा दिया गया है? तो एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है हर्टले विदर्स। हार्टले विदर्स के द्वारा बताया गया है कि मनी क्या है? तो मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। नेक्स्ट जो हमारा डिफिनीशन है आप मनी का दे सकते हो कि मनी में बी डिफाइन एज द मीन्स ऑफ वैल्यूएशन एंड पेमेंट। यानी मनी हर वो कमोडिटीज कहलाएगा जिसका अपना एक वैल्यू हो, जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सको, यानी जिससे आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज को फुलफिल इजी वे में कर सको, आप उसको मनी कहते हो। तो मनी को आप डिफरेंट टाइप से यहाँ पर हमने बताने की कोशिश किया कि मनी जो है वह कमोडिटीज भी कहलाएगा जो आरबीआई के द्वारा इशू किया गया है। मनी वह भी कहलाएगा जिसको जनरल वे में हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। मनी जो है वह भी कहलाएगा जिसके थ्रू मीडियम ऑफ एक्सचेंज को फुलफिल हम लोग कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि बार्टर सिस्टम के डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए ना हम लोग एक कमोडिटीज को बनाएं जिस कमोडिटीज का क्या पड़ा? नाम मनी। मनी पड़ा। अब मनी क्या होता है ये जान चुके हैं। अब जानना है कि मनी का भाई फंक्शन कौन कौन से हैं।
तो मनी के बेसिकली जो है यहां पर आपको दिख रहे हैं कि मनी के बेसिकली 3 फंक्शन है। एक प्राइमरी या उसी को हम लोग मेन फंक्शन भी कहते हैं, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन है और तीसरा कंटीजेंट फंक्शन है। तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि प्राइमरी फंक्शन या मेन फंक्शन मुख्य रूप से कौन है। तो प्राइमरी फंक्शन बेसिकली दो टाइप्स हैं। प्राइमरी मनी के जो प्राइमरी फंक्शन है या मेन फंक्शन है वो दो है। मनी के आने के बाद सबसे पहला क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो हम लोग करते हैं, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, विनिमय का माध्यम। हम लोग जो विनिमय का माध्यम करते हैं वो विनिमय का माध्यम करना हमारा क्या हो गया, आसान हो गया। हम लोग विनिमय का माध्यम यानी विनिमय करना, विनिमय का माध्यम यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब हो गया विनिमय का माध्यम, यानी उससे हम लोग जो आपस में लेन देन करते हैं वो बड़ा ही आसान हो गया। क्योंकि मनी के ना होने के कंडीशन में, बार्टर सिस्टम के कंडीशन में क्या होता था, बहुत प्रॉब्लम होता था। जिस प्रॉब्लम को मनी के आने के बाद वह प्रॉब्लम पूरी तरह से क्या हो गए, दूर हो गए। दूसरा आपका है मेजर ऑफ वैल्यू। पहले हर कमोडिटीज की इक्वल वैल्यू मानी जाती थी, लेकिन मनी के आने के बाद इस कमोडिटीज की जो वैल्यू है, उसका जो वैल्यू है उसका मेजर कर पाना आसान हो गया। क्योंकि अब इसी कारण आप देखते हो कि अगर एक बाइसिकल खरीदने जाते हो, यानी एक साइकिल खरीदने जाते हो, तो उसका कीमत कुछ और होता है। एक बाइक खरीदते हो उसकी कीमत कुछ और होती है। एक कार खरीदने जाते हो उसकी प्राइस कुछ और होती है। एक बस खरीदने जाओगे उसकी प्राइस कुछ और होगी। यानी हर कमोडिटीज के वैल्यू अब मेजर किए जाते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन मेनली दो हो गए। अब सेकेंडरी फंक्शन की बात करें, सेकेंडरी फंक्शन जो हमारे हैं वो बेसिकली 3 फंक्शन है। सबसे पहला हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू। यानी पहले के टाइम में जब मनी नहीं था तो कमोडिटीज को हम लोग स्टोर नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, मनी के आने के बाद हम लोग इसको स्टोर करना शुरू कर देते हैं। तभी तो हम लोग क्या करते हैं, मनी को सेविंग करते हैं, मनी का सेविंग करते हैं, ठीक है। दूसरा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम के समय में हम लोग एक कमोडिटीज को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे क्या नहीं कर पाते थे, ट्रांसफर नहीं कर पाते थे। लेकिन मनी के आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक कमोडिटीज का ट्रांसफर दूसरे प्लेस पर हम लोग कर देते हैं, घर बैठे ही ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे आज भी बहुत सारे बच्चों ने ट्रांसफर किया है, ठीक है। तीसरा डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट पीछे भी हमने बताया, डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। बार्टर सिस्टम के कंडीशन में अगर तुम किसी से कमोडिटीज लेते हो तो कमोडिटीज का बाद में लौटाना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है सामने वाला कह देगा वही कमोडिटीज दो जो हमने दिया है आपको। फ्यूचर में पेमेंट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मनी का अगर आप फ्यूचर पेमेंट करना चाहो तो बड़ा आसानी तरीके से कर सकते हो। अगर आज हम आपसे 1000 रुपीज लेते हैं और कल अगर हम आपको 1000 पेमेंट करने जाएंगे, तो आप उस टाइम ऐसा नहीं कह सकते हो कि हमने जो रुपया दिया वही वापस करो, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। यानी पहले के टाइम में जो होता था वो डेफर्ड पेमेंट करना बड़ा ही आसान नहीं था, लेकिन आज के टाइम में बहुत ही आसान हो गया। ये हमारे सेकेंडरी फंक्शन हुए। अब अगर हम कंटीजेंट, कंटीजेंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं आकस्मिक। अगर आकस्मिक कार्य की बात करें तो उसमें सबसे पहला बेसिस ऑफ क्रेडिट। मनी के आने के बाद क्या है, हम लोग का क्रेडिट लेना बड़ा ही आसान हो गया। तभी तो आज हम जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे पर्सन से भी क्या करते हैं, मनी को लेकर उसका यूज करते हैं और उसे वापस बाद में कर देते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। आज मनी के आने के बाद क्या है, हम अपने मनी का डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम में अगर हमारे पास एक बोरा, अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसका ट्रांसफर हम दूसरे प्रोडक्ट के बोरे के साथ ही करते थे। लेकिन आज क्या है, अगर हमारे पास 100 रुपये भी हैं तो 100 रुपये के भी डिफरेंट डिफरेंट गुड्स पे हम लोग अलग अलग क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा हो गया बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन। आज मनी के जो फंक्शन का यूज हम लोग करते हैं उसमें मनी के आने के बाद हम अपने कमोडिटीज यानी हम अपने मनी का वहां पर एक्सपेंस करते हैं, वहां पे मनी का यूज करते हैं जहां पे हम 100% उससे क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो, उससे हम लोग सेटिस्फाइड हो जाए। लेकिन इस प्रकार बेसिस ऑफ सेटिस्फेक्शन में
क्या होते थे बार्टर सिस्टम के समय में? हम लोग अगर मान लो आपके साथ अगर हम गेहूं देकर आपसे चावल ले रहे हैं तो हो सकता था मेरी चावल की क्वालिटी, मान लो हमारी गेहूं की क्वालिटी अगर अच्छी है और आपकी चावल की क्वालिटी अच्छी नहीं भी है, फिर भी हम ट्रांजेक्शन करते थे, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम ये होता था कि फिर डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स कहाँ फुलफिल होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मनी के आने के बाद अगर एक दुकान में तुम जाते हो तो देखते हो किसी एक दुकान में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हो प्रोडक्ट को लेकर लेने के लिए तो दूसरी दुकान में आप चले जाते हो लेने के लिए। यानी आपको मनी के आने के बाद क्या हो गया, बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन, जहां पे सबसे ज्यादा आप सेटिस्फाइड अपने आप को फील करते हो वहां पे आप कमोडिटीज को लेते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो गया बैरियर ऑफ ऑप्शन। बैरियर ऑफ ऑप्शन का मतलब पहले आपके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं थे, कहीं पर भी आपके पास कोई ऑप्शन कमोडिटीज का नहीं होता था। लेकिन आज के समय में आपके पास किसी भी सामानों को खरीदने का आपके पास क्या होते हैं, एक ऑप्शन होते हैं, यानी डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का एक वाहक होता है। प्रेम कुमार, क्या हो गया सर, मतलब नहीं समझे क्या आप? हमारी आवाज आप तक नहीं जा रही है क्या? चलिए, कुछ नेट इशू आपके होंगे, ध्यान देंगे। तो बैरियर ऑफ ऑप्शन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्णय का वाहक। यानी बैरियर ऑफ ऑप्शन का मतलब ये हो गया कि हम लोग के मनी आने के बाद जो है हम लोग को निर्णय लेने में, यानी किसी भी प्रकार के डिसीजन लेने में हम लोगों को आसानी होती है, जो कि बार्टर सिस्टम के टाइम में नहीं था। पांचवा है गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं शोधन क्षमता की गारंटी। देखिए पहले के टाइम में क्या होता था, कमोडिटीज को कहीं पर रख पाना बड़ा मुश्किल था, कमोडिटीज को कहीं रख नहीं सकते थे। लेकिन आज मनी के आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने रुपयों को किसी भी पर्सन को, किसी भी फर्म में, किसी भी बैंक में, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में हम लोग अपने रुपये को इन्वेस्ट कर देते हैं, और वहां पर एक गारंटी होता है अपने रुपये को वापस आने का। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। तो ये मनी के बेसिकली तीन फंक्शन थे, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटीजेंट फंक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि ये आप जब भी एग्जाम में बैठोगे ये क्वेश्चन आपसे फंक्शन ऑफ मनी पूछे जाते हैं। जो भी बच्चे हैं इसको लिखते भी चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी। यहाँ पर स्टैटिक को हिंदी में हम लोग एस्थेटिक कहते हैं और डायनेमिक को हम लोग गत्यात्मक बोलते हैं। सबसे पहला यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये मनी के जो फंक्शन है स्टैटिक और डायनेमिक को डिवाइड करने वाले जो हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम है पॉल एंजिंग। पॉल एंजिंग ने इस मनी के फंक्शन को दो रूप में डिवाइड किया है, एक स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक मीन्स एस्थेटिक और डायनेमिक का मतलब गत्यात्मक। तो आप समझते हैं कि स्टैटिक फंक्शन क्या होता है। स्टैटिक फंक्शन को आप दूसरे नाम पैसिव फंक्शन के भी नाम से आप जान सकते हो, या टेक्निकल फंक्शन के भी नाम से आप इसको जानते हो। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं, पैसिव को बोल सकते हैं निष्क्रिय कार्य, और टेक्निकल को हम लोग तकनीकी कार्य भी कह सकते हैं। अब समझते हैं कि ये स्टैटिक फंक्शन यानी स्थैतिक कार्य जो होते हैं ये क्या होते हैं। देखिए ये एक ऐसे कार्य होते हैं जो इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं कि ऑपरेशन कर देते हैं, यानी संचालन कर देते हैं। लेकिन देखिए ये एक ऐसा कार्य होता है जो मनी इकोनॉमी के अंदर यूज तो होता है, लेकिन इकोनॉमी में किसी भी प्रकार का जो होता है स्पीड यानी मोशन यानी गति पैदा नहीं कर पाती है। कोई किसी भी प्रकार की स्पीड या मोशन का क्या कर सकता है, क्रिएशन नहीं कर पाता, उत्पन्न नहीं कर पाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फंक्शन। यानी स्टैटिक फंक्शन मीन्स क्या समझे, स्टैटिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो इकोनॉमी के अंदर मनी का यूज तो होता है, मनी का यूज तो होता है, लेकिन वो किसी भी प्रकार से